बच्चों, हम लोग फर्स्ट चैप्टर 3 लेक्चर के माध्यम से पढ़ चुके हैं। इसके संबंध में बहुविकल्पी प्रश्न को भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंत में प्रश्नावली दिया गया। आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 4 चॉइस दिया है। क है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके सभी शासी देशों के बीच की एक प्रतिस्पर्धा थी। तो ये बच्चों करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों गुटों के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी, तो ये सही है। ख है, वह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर युद्ध था। ये भी करेक्ट है, क्योंकि 2 विचारधारा थी। एक विचारधारा साम्यवादी थी, एक पूंजीवादी थी। ये भी करेक्ट है। और हम लोग को छांटना है गलत ऑप्शन। ग है, शीत युद्ध ने हथियारों को होड़ शुरू कर दी। ये भी करेक्ट है। और जो लास्ट ऑप्शन है, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, तो ये ऑप्शन गलत है। हमको गलत ऑप्शन चॉइस करना था। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि सीधे युद्ध में शामिल नहीं थे, बल्कि शीत युद्ध था। अब है दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता? तो इस चैप्टर हम लोग पढ़े गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्यों जन्म हुआ। तो अब हम लोग विकल्प देखते हैं। क, उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना, तो ये उद्देश्यों पर प्रकाश डाल रहा है। ख, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इंकार। ये भी करेक्ट है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन किसी भी सैन्य संगठन में शामिल नहीं थे। क, वैश्विक मामले में तटस्थता को नीति को अपनाना। घ, वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। तो घ सही है। अब हमको कौन सा प्रकाश नहीं डालता? तो वैश्विक मामले में तटस्थता की नीति अपनाना, ये नहीं डालता। तटस्थता की नीति नहीं अपनाया, बल्कि गुटनिरपेक्षों ने सकारात्मक नीति अपनाया। तीसरा प्रश्न है, नीचे महाशक्तियों द्वारा बनाए गए सैन्य संगठनों की विशेषता बताने वाले कुछ कथन दिए गए हैं। प्रत्येक कथन के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाए हैं। तो गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भू क्षेत्र में महाशक्तियों को सैन्य अड्डे के लिए स्थान देना जरूरी था। ये सही है। सदस्य देशों को विचारधारा और रणनीति दोनों स्तरों पर महाशक्ति का समर्थन करना था। ये भी सही है। जब कोई राष्ट्र किसी एक सदस्य देश पर आक्रमण करता था, तो इसे सभी सदस्य देशों पर आक्रमण समझा जाता था। ये भी सही है। तो अब हमको गलत पर लगाना चाहिए। तो महाशक्तियां सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी, सभी सदस्य देशों को विकसित नहीं करती थी। ये गलत था। अब है प्रश्न 4, एक सूची दी गई है। तो नीचे कुछ देशों की एक सूची दी गई है। प्रत्येक के सामने लिखें कि वह शीत युद्ध के दौरान किस गुट में से जुड़ा था। तो क, पोलैंड दिया है। तो पोलैंड देश साम्यवादी गुट से जुड़ा था। फ्रांस पूंजीवादी गुट से जुड़ा था। जापान पूंजीवादी गुट से जुड़ा था। नाइजीरिया गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ा था। उत्तरी कोरिया साम्यवादी विचारधारा से जुड़ा था। श्रीलंका गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ा था। शीत युद्ध में प्रश्न 5 है, शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई। इन दोनों के प्रक्रियाओं के क्या कारण था? तो बच्चों, ये प्रश्न कॉन्सेप्चुअल है। ये दिया है कि शीत युद्ध हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण। तो बच्चों, ये सही बात है। ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई थी, और शीत युद्ध से हथियारों को होड़ से आशा है कि दोनों गुट, पूंजीवादी और साम्यवादी गुट, दोनों ही हथियारों के होड़ में काफी हथियार इकट्ठा किए। और रही बात हथियारों पर नियंत्रण से आशा यह है कि यदि सीधे युद्ध होता तो दोनों में से कोई एक विजेता नहीं बन पाता, क्योंकि दोनों के पास परमाणु हथियार थे और दोनों का काफी हानि होती। इसलिए दोनों हानि होती
तो इसलिए कोई इस तरह के है कि नियंत्रण बना था कि दोनों विजेता नहीं बन पाएंगे। और छठा है, महाशक्तियां छोटों देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों करती थी। तो छोटे देशों के साथ, चूंकि जो ये महाशक्तियां थी छोटे देशों के साथ, क्योंकि दोनों गुट जो है छोटे छोटे देशों को अपने तरफ आकर्षित करते थे, तो इनका सैन्य गठबंधन क्यों करती थी, कोई 3 कारण बताना है। तो बच्चों ऐसे लिखेंगे कि महाशक्तियां निम्नलिखित कारणों से छोटे देशों से सैन्य गठबंधन बनाती थी। पहला लिखेंगे ताकि इन देशों से हथियारों का सौदा कर सके, अपने हथियारों के लिए को बेच सके, उनके अपने हथियारों के लिए बाजार मिल सके। और दूसरा है छोटे देशों में सैन्य अड्डा भी स्थापित कर सके। और तीसरा है छोटे देश सैन्य गठबंधन के अंतर्गत बड़े देशों को सैनिकों को छोटे देश सैन्य गठबंधन के अंतर्गत बड़े देशों को सैनिकों को अपने यहाँ रखती थी, जिससे इन बड़े देशों पर आर्थिक दबाव कम पड़ता था। तो बच्चों इतना समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। अब है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी समझने वाला प्रश्न है। कभी कभी कहा जाता है कि शीत युद्ध सीधे तौर पर शक्ति के लिए संघर्ष था और इसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं था। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण दें। तो ये प्रश्न है कि कभी कभी मतलब ये कहा जा रहा है कि इसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं थे। तो एक गलत बात है, इनका संबंध विचारधारा से था, क्योंकि एक अमेरिकी गुट विचारधारा था, एक साम्यवादी विचारधारा था। तो विचारधारा से संबंध तो था ही। रही बात है संघर्ष की, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद इस एक विचारधारा का अंत हो गया और इससे शीत युद्ध का भी अंत हो गया। तो बच्चों अब तक हमने 7 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। अब है 8th प्रश्न। शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति क्या थी? क्या आप जानते हैं कि इस नीति ने भारत के हितों को आगे बढ़ाया? तो बच्चों हम लोग तीनों जो लेक्चर पढ़े उसमें ये भी पढ़े कि दोनों गुटों के परिप्रेक्ष्य में ही, दोनों गुटों के तदंतर ही गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो जन्म हुआ। भारत उस गुट निरपेक्ष आंदोलन के जन्मदाता में से एक देश था, और जो एक गुट निरपेक्ष आंदोलन था शीत युद्ध को संतुलन बनाया और शीत युद्ध को कम करने में भी विशेष भूमिका निभाए। जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के स्वतंत्र देश थे और उनको भी सजग बनाया। इसमें दिया शीत युद्ध के दौरान तो भारत, तो देखिए उस दौरान भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ। तो देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन से यह था कि जो छोटे छोटे देश थे, जो तीसरी दुनिया के देश थे, यदि किसी गुट में नहीं सम्मिलित थे तो आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर उनको दोनों गुटों से या किसी एक गुट से भी उनको समर्थन मिलता रहा है। तो इसका एक उदाहरण है कि जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ तो सोवियत अमेरिका तो कुछ भारत का वो नहीं किया, लेकिन सोवियत संघ तटस्थ रहा और चीन की ही निंदा की कि भारत पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। और अमेरिका का है जब 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो अमेरिका जो है पाकिस्तान को अपने हथियार दिए और पाकिस्तान का समर्थन किया। तो उस समय भारत की सहायता सोवियत संघ ने किया, जो युद्ध के अंत होने पर 1966 में, जिसका उदाहरण है ताशकंद समझौता भी हुआ। फिर 1971 जो पूर्वी पाकिस्तान को लेकर था, तो जो बांग्लादेश का गठन हुआ, तो उसमें भी सोवियत संघ ने भारत की सहायता की, और जिसे भारत और बांग्लादेश 20 वर्षीय संबंध बना।
अब है नवा प्रश्न, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया के देशों ने तीसरे विकल्प के रूप में समझा। जब शीत युद्ध अपने शिखर पर था तो तब इस विकल्प ने तीसरी दुनिया के विकास में कैसे मदद पहुंचाए। तो बच्चों, ये आपको समझने का प्रश्न है। आप किताब में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन कैसे हुआ, आप इससे वहां पर पढ़ने के बाद ही आपको इसमें लिखना पड़ेगा। अब 10 प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है, आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करें। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि गुटनिरपेक्ष का आंदोलन ही जब शीत युद्ध का समय था, जब दो गुट ज़्यादा प्रभावित हुए, उसी समय था जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो अब ये प्रश्न बनने लगा है कि क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया है? तो अप्रासंगिक तो नहीं हुआ, लेकिन जब शुरू में बहुत कम देश थे, लेकिन वर्तमान समय में 120 देश हो गए हैं। और जो एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नव आर्थिक अर्थव्यवस्था है, या जो वर्तमान के समय की समस्या है, पर्यावरण, आतंकवाद, नशीले हथियारों की तस्करी, इस तरह जो समस्याएं हैं, आर्थिक विकास है, जो आज भी ये इसका समाधान कर रहा है। तो अप्रासंगिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी इसकी महत्ता है। तो बच्चों, तो हम लोगों ने जो प्रश्नावली दिया है इसको हम लोग समझ लिए हैं। आपको ये प्रश्न हम भेज देंगे, आपको इसको कॉपी में नोट्स में लिखना है। अब इसके बाद हम लोग चैप्टर 2 ध्रुवता का अंत पढ़ेंगे, द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। धन्यवाद बच्चों।